रवि 29 साल का हो चुका था, पर अब भी वो शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए रवि की माँ सुमन उसे समझाती है और उससे कहती है, रवि बेटा तू 30 साल का हो गया है और शादी अगर सही समय पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। और माँ मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे रवि बेटा, इंसान को समझौता तो करना ही पड़ता है। आज तू शादी करेगा तभी तो कल को तेरा खुद का भी परिवार होगा, और अगर तू अभी शादी ही नहीं करेगा, अपनी चीजों के साथ समझौता ही नहीं करेगा, तो तेरी जिंदगी आसान कैसे होगी। इसलिए मेरी मान और शादी कर ले। सुमन रवि को काफी समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार रवि शादी के लिए मान जाता है। अब बहुत जल्द सुमन अपने बेटे रवि की शादी तृप्ति नाम की लड़की से करवा देती है। शादी के बाद रवि की जिंदगी सच में पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपनी माँ को सही से समय भी नहीं दे पाता। आ गया मेरा बेटा, जब से शादी हुई है तब से तू अपनी माँ को ही भूल गया। आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया है। माँ आप ही तो शादी के पीछे पड़ी थी। अब ऑफिस को टाइम दूँ, आपको टाइम दूँ या अपनी बीवी को टाइम दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आता। और आपको इतनी रात तक जगने की क्या जरूरत थी? समय देखा है आपने? अरे माँ हूँ मैं तेरी चिंता और परवाह मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अच्छा ठीक है माँ। अब ये मेरे इंतजार में तुमने खाना खाया या नहीं खाया? अरे मेरा बेटा काम में इतना बिजी है, वो सही से खाना भी नहीं खा पा रहा, तो भला एक माँ कैसे खा सकती है। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, अब बातें मत कर, खाना शुरू कर। माँ तुमने भी तो नहीं खाया, बैठ जाओ। तृप्ति खाना निकाल दो, आज हम सब एक साथ खाएंगे। अरे नहीं बहू, आज मैं खुद अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, तू बैठ जा, तू रहने दे। सुमन खुद रवि को अपने हाथों से खाना परोसती है और अपने हाथों से ही खिलाती है। ये देखकर तृप्ति को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुमन की वजह से रवि तृप्ति को समय नहीं दे पा रहा था। देखते ही देखते रात का 1 बज जाता है, पर सुमन अपने बेटे को छोड़ती नहीं। और आधी रात में जब रवि सोने के लिए जाता है तो तृप्ति रवि से कहती है, छोड़ दिया तुम्हारी माँ ने? आ गई तुम्हें मेरी याद? आ गया याद कि तुम शादीशुदा हो और एक बीवी है तुम्हारी? अरे माँ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि उनका बेटा शादीशुदा है? तुम्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? अरे क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। देखो अब मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाओ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। रवि तृप्ति के बातों का बड़े ही अजीब तरीके से जवाब देता है। ये देखकर तृप्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो भी चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह भी सुमन जल्दी से उठकर अपने बेटे के लिए नाश्ता बना देती है। उठ गया बेटा, चल जल्दी से नाश्ता कर ले और समय पर ऑफिस चला जा। मैं अभी तेरे कमरे में तेरा पर्स और तेरी घड़ी लेकर आती हूँ, और तेरा लंच भी मैंने तैयार कर दिया है। माँ आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो? आप आराम से बैठो, तृप्ति है ना, वो कर देगी। मेरा इस घर में होना ना होना एक बराबर ही है। तुम्हारी माँ है ना सब कुछ करने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर तुम्हारी माँ तुमसे दूर हो ही नहीं सकती थी तो उन्होंने तुम्हारी शादी ही क्यों करवाई। इतना बोलकर तृप्ति वहां से नाराज होकर चली जाती है, जिसके बाद रवि तृप्ति को मनाने के लिए अब अपना ज्यादातर समय तृप्ति को देता, जिस वजह से सुमन को टाइम नहीं मिल पाता और सुमन उदास हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रवि की छुट्टी होती है और तृप्ति रवि से कहीं बाहर चलने को कहती है। हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है, पर हम कभी भी बाहर नहीं गए। चलो ना आज मूवी देखने चलते हैं। सही कह रही है बहू, कितना टाइम हो गया मुझे भी अपने बेटे के साथ बाहर गए हुए। जब से इसकी शादी हुई है ये तो माँ को पूरी तरह से भूल ही गया है। पर कोई बात नहीं, आज हम सब एक साथ बाहर चलेंगे। तृप्ति अपने पति के साथ बाहर अकेली जाना चाहती थी, पर सुमन भी उनके साथ चल पड़ती है। उस समय तो तृप्ति कुछ नहीं कह पाती, पर घर आने के बाद उसका पूरा गुस्सा रवि पर निकलता है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है। आखिर वो हम दोनों को प्राइवेसी कब देगी? माँ समझती क्यों नहीं हम पति पत्नी हैं, हमें भी अपना टाइम चाहिए। अरे तृप्ति शांत हो जाओ और थोड़ा आराम से बोलो ना, अगर माँ ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। और वैसे भी शादी के बाद हर किसी को समझौता करना पड़ता है, थोड़ा समझौता तुम भी करना सीख लो। मैं भी तो कर रहा हूँ ना। तुम्हें समझौता करना है तो तुम करो, मैं नहीं करने वाली। एक बार फिर तृप्ति रवि से नाराज हो जाती है, पर ये सारी बातें सुमन सुन लेती है। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर सुमन को भी बहुत गुस्सा आता है और अब वो भी जानबूझकर अपनी बहू को जलाने के लिए बार बार अपने बेटे को आवाज देने लगती है। रवि बेटा तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाकर मेरी दवाई तो ला दे। माँ जी अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो आपको पहले बताना चाहिए था, मैं आपको दवाई दिलवा कर ला देती। अभी रात हो चुकी है, पता नहीं दवाई की दुकान खुली होगी भी या नहीं। रवि बेटा बहू बिल्कुल सही बोल रही है, लगता है अब इस सर के दर्द को झेलना ही पड़ेगा। तुम दोनों जाकर सो जाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, चलो मैं आपका सर दबा देता हूँ, जब आपको नींद आ जाएगी तब मैं भी सो जाऊंगा। इतना बोलकर रवि अपनी माँ के साथ अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। तृप्ति को अपनी सास की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। माँ जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब कुछ आप जानबूझकर करती है ना? अगर मेरा बेटा मेरी सेवा कर रहा है तो इसमें गलती क्या है? आखिर मैं रवि की माँ हूँ और रवि मेरा बेटा है। अगर थोड़ी देर मेरा बेटा मेरे पास बैठ लेगा तो इसमें हर्जी क्या है? दोनों सास बहू के बीच रवि को लेकर काफी लड़ाई होती है। अब रवि अपनी माँ और बीवी के बीच में पूरी तरह से फंस जाता है और अगली सुबह ऑफिस के बहाने बाहर चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम से रात।
पर रवि अब तक घर नहीं आता, जिस वजह से तृप्ति और सुमन दोनों परेशान हो जाते हैं। माँ जी, रवि ने तो कहा था कि वो ऑफिस जा रहे हैं, पर आज से पहले वो कभी इतने लेट नहीं आए और वो फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे तो डर लग रहा है। बहुत सारी गलती हमारी है, हमें रवि के सामने इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो भी तो इंसान है, थक जाता होगा बेचारा। तृप्ति और सुमन को एहसास होता है कि उन दोनों की लड़ाई में रवि कितना परेशान हो रहा है। रात के 12 बजे जब रवि घर आता है तो रवि को देखकर सुमन और तृप्ति की जान में जान आती है। भगवान का शुक्र है कि आप आ गए, आप नहीं जानते मैं कितना डर गई थी। मेरा बेटा सही सलामत आ गया, भगवान का शुक्र है। बेटा अब तो मेरी नजरों से ओझल नहीं होगा जब तक मैं मन भर कर तुझे देख ना लूं। बस करो आप दोनों के इसी प्यार और बर्ताव की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। हमेशा बेटा ही समझौता क्यों करे, मैं ही क्यों अपना समय आप दोनों में बांटूं? कभी आप दोनों क्यों नहीं करते समझौता, आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते, ताकि मैं आप दोनों को अपना बराबर समय दे सकूं? मैं एक को मनाता हूं तो दूसरा मुझसे नाराज हो जाता है। आखिर मैं कब तक ऐसे ही सिचुएशन को संभालता रहूंगा? रवि बहुत गुस्से में था। वो नाराज होकर कमरे में सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह उठता है तो देखता है कि तृप्ति और उसकी माँ एक साथ प्यार से काम कर रहे हैं और उन दोनों के बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई है, क्योंकि इस बार समझौता सास बहू ने किया था। निखिल की माँ शांता का हिसाब किताब ही अलग सा था। निखिल, पता है तुझको, तेरे पिता ने जीवन भर कुछ नहीं किया। तेरी शादी, तेरे भाई को सेटल, इतना बड़ा मकान और ये ठाठ बाट सब कुछ मैंने मैनेज किया है। जीवन सारा लगा दिया लेकिन बच्चों को अच्छा जीवन दिया। माँ, मैं अब आपके लिए खड़ा हूँ, सारा काम मैं देखूंगा, अब चिंता मत करो। निखिल की माँ चाहती थी कि वो अपने दोनों बच्चों को कंट्रोल करे, लेकिन एक दिन, माँ मुझे पल्लवी से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, पहले उसकी कुंडली तो दिखाओ मुझे। निखिल की माँ देखती है कि वो गांव में रहती है लेकिन लड़की तो शहर की है। वो सोचती है कि निखिल कहीं शहर में ही उसे ना रखे। माँ, ये पल्लवी का फोन है, बात कर लो ना। देखो, तुम्हारी कुंडली देखी थी, निखिल ने तो साफ बता ही दिया होगा कि हम लोग पूजा पाठ वाले लोग हैं, कुंडली के बिना कोई काम नहीं करते। तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि शादी के बाद तुमको बच्चा नहीं होगा। कैसी बात कर रही है आंटी जी, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। हाँ, लेकिन भला हूँ मेरा, या ये सोच की एहसान है मेरा तुझ पर कि मैं फिर भी शादी के लिए इनकार नहीं कर रही हूँ। तू बस रोज सुबह शाम एक मंत्र का जाप कर तो तेरी कुंडली से वो ग्रह जा सकता है, लेकिन जब तक ग्रह नहीं जाता मैं शादी नहीं करवा सकती। पल्लवी निखिल से उसकी माँ की बात बताती है। अरे जाने दो ना सबको, हम शादी कर लेते हैं, शादी के बाद चलती रहेगी सारी मंत्रों की जाप, है ना? नहीं नहीं निखिल, कल को बच्चे नहीं हुए तो? अरे क्या हुआ, तुम तो हो ना बच्ची जैसी मेरे लिए। नहीं निखिल, जैसा तुम्हारी माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अरे देख लेते ना, कुछ महीनों की तो बात है। पल्लवी वैसा वैसा करती जैसा जैसा निखिल की माँ बताती। एक दिन पल्लवी की बुआ कहती है, अरे पल्लवी की माँ, पल्लवी की शादी वादी नहीं करनी है क्या? बिठा कर रखा है ऐसे ही। अरे कैसी बात कर रही है दीदी, क्यों नहीं करनी शादी, जरूर करनी है। पल्लवी को एक लड़का पसंद भी है, लेकिन उसकी माँ। अब माँ को क्या हो गया? अरे क्या बताऊं दीदी, जबरदस्ती उसकी कुंडली का हवाला देकर शादी के दिन टाली जा रही है। वो गांव में रहती है, अब यहाँ हो तो हम जाकर बात भी कर ले। तो छोड़ो ना, कोई और लड़का क्यों नहीं देख लेती? दीदी अब बच्चे को तो जानती हो ना, खुद पसंद करके बैठ गई है। मैं भी कुछ नहीं कह रही, क्योंकि गांव के बड़े पैसे वाले लोग हैं, जमीन खेत मकान सब है उन लोगों का। लड़का यहाँ नौकरी करता है, लेकिन माँ का बड़ा भक्त है। देखो निखिल आ भी गया। अरे लड़का तो हीरो है बिल्कुल। निखिल, शादी में देर क्यों कर रहे हो? अब बुआ, वो माँ ने घर को अकेले ही संभाला, हम लोगों को बनाया है, उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है जो हम लोग यहाँ हैं, वरना तो चाचा और ताऊ के बच्चों की तरह खेत जोते रह रहे होते। अरे तो खेत जोतना कौन सी बुरी बात है, खैर कोई बात नहीं। जैसे तैसे कर पल्लवी की शादी निखिल से हो जाती है। शादी के बाद, पल्लवी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं गाँव में ही रह गई थी अपनी सास के पास, लेकिन आजकल की बहुएं कहाँ टिकती हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आप तो जानती हैं कि मेरी नौकरी है, तो निखिल को सहारा मिल जाता है। और क्या माँ, मेरे बस की नहीं है कि मैं अकेले किश्ते निकालूं, किराया दूं, घर चलाऊं। और बस बस, तेरे बस की है सब कुछ। मैंने तो तुझे इतना लायक बनाया है, बस ये ना बोल कि बीवी कहीं माँ की सेवा ना कर दी, इसलिए साथ लिए जा रहा है। निखिल को माँ की बात लग जाती है और वो अकेले में पल्लवी को कहता है, पल्लवी मैं शहर जाऊंगा, तुम थोड़े दिन माँ के पास रह लो प्लीज। मैं कभी गांव में नहीं रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पर समझ में नहीं आता आपके बिना कैसे रहूंगी। यही तो वक्त है पल्लवी, तुम और माँ एक दूसरे को समझ लो, काफी है। मेरी माँ देवी है, देवी तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगी। निखिल शहर चला जाता है और छोड़ जाता है पल्लवी को माँ के पास। पल्लवी, मैंने सब्जी बना दी है, चावल बना लेना। पल्लवी सारा काम निपटाकर कमरे में जा रही होती है कि सास उसे आवाज देती है, अरे शहर की बहू, बिल्कुल ढीली हो ढीली, हम लोगों की तरह काम काज में चुस्ती है ही नहीं, पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है। पल्लवी को सास की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक दिन, अरे पल्लवी, भला मान मेरा,
बेटा कि मैंने तुझसे शादी के लिए हाँ कर दी, वरना तो मेरे लड़के के लिए आसपास के गांव से सैकड़ों रिश्ते थे। कोई कार लाकर खड़ी कर रहा था तो कोई दरवाजे पर कैश का बैग लेकर खड़ा था। जी माँ जी, अच्छा किया कि आपने हाँ कर दी। मैं निखिल के सिवा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन, अरे पल्लवी, तूने तो मोती दान किया होगा जो मेरे बेटे जैसे लड़के से शादी होगी और मेरे जैसी सास मिली जो तुम गरीब लोगों को मैनेज कर रही है अपने घर में। जी माँ जी, आप सही बोल रही हैं। निखिल की माँ अब आए दिन उसे उठ पटांग सुनाती, लेकिन पल्लवी शांत होकर हर बात का जवाब देती। फिर एक दिन, माँ, इस बार मैं पल्लवी को ले जाऊंगा। शहर में एक की कमाई से कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ तो ले जा, वैसे भी मैंने रख कर देख लिया है, मेरे तो किसी काम की नहीं है, काम धाम आता नहीं। और जबान जबान तो ऐसे चलती है जैसे कहीं की विधायक हो। निखिल कुछ नहीं कहता। अरे क्या लड़की ले आया तू, यहाँ गांव के लड़के से शादी करवाती तो घर क्या खेत क्या, गाय का दूध निकालने से लेकर सब्जी भाजी भी बना लेती। तू बोल तो, बात करूँ क्या कल्लू की बेटी से तेरे रिश्ते की? इसे रख शहर में, उसे गाँव में रख लेना। पल्लवी कुछ भी नहीं कहती। इस बार भी वो शांत थी। दूसरी तरफ खड़ी होकर वो सास की बात सुन रही थी और आंख में आंसू थे। माँ, मैं मान ही नहीं सकता कि पल्लवी की जुबान तेज है। मैं ये भी नहीं मान सकता कि पल्लवी को घर का काम नहीं आता। हाँ, वो गांव की लड़कियों की तरह पशुपालन और खेती नहीं कर सकती, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी की प्लानिंग से लेकर क्लाइंट डील में एक्सपर्ट है। मुझे पल्लवी पर गर्व है माँ। मेरे जीवन में सिर्फ एक लड़की की जरूरत थी और वो पल्लवी है। पल्लवी को निखिल की बात का सहारा मिलता है और माँ उसके लिए तो वहाँ से निकल जाना ही सही रास्ता होता है।